हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिफल कंसिडरेशन, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जिसका मतलब है कि जो अनुबंध के लिए अजनबी है वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु कुछ अपवाद है जिसके अंदर वो कर सकता है। तो ये प्रतिफल का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम समझेंगे अनुबंध के लिए अजनबी का मतलब क्या है, प्रतिफल के लिए अजनबी का मतलब क्या है, और कौन से वो अपवाद है जिसके अंदर जो अनुबंध के लिए अजनबी है वो वाद प्रस्तुत कर सकता है, वो मुकदमा कर सकता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के लिए अजनबी का मतलब क्या है। देखो, जो व्यक्ति अनुबंध की पार्टी नहीं है उसे हम अनुबंध के लिए अजनबी कहेंगे। जो व्यक्ति अनुबंध का पक्षकार ही नहीं है उसे अनुबंध के लिए अजनबी कहेंगे। और जो व्यक्ति अनुबंध का पक्षकार नहीं है वो मुकदमा भी नहीं फाइल कर सकता, वो वाद भी नहीं प्रस्तुत कर सकता। जो व्यक्ति अनुबंध से अपरिचित है, देखो, जो अनुबंध का हिस्सा ही नहीं है उसे अनुबंध के अंतर्गत कोई अधिकार या दायित्व प्राप्त नहीं होते। जैसे हमें पता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो अनुबंध होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं अनुबंध की उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है, जिसके अंतर्गत उनको दायित्व एंड अधिकार मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति जो है अनुबंध का हिस्सा ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि उसके पास कोई दायित्व या उत्तराधिकार नहीं आता, वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसी तरह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो है प्रतिफल के लिए अजनबी है उसका मतलब क्या होता है। देखो, जो व्यक्ति प्रतिफल के लिए अजनबी है वो व्यक्ति जो है वाद प्रस्तुत कर सकता है। देखो, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के मतलब अनुसार अनुबंध का जो प्रतिफल है वो प्रॉमिसी वचन ग्रहीता या किसी भी अन्य व्यक्ति से आ सकता है। कि देखो, जो कार्य है वो करना है आपने जो वचनदाता के कहने पे करना है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो जो प्रॉमिसी है वचन ग्रहीता है उससे भी आ सकता है और किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रतिफल के लिए एक अजनबी है वो भी अनुबंध को लागू करा सकता है, लेकिन अंग्रेजी कानून के अनुसार केवल जो वचन ग्रहीता से ही, मतलब यहाँ पे देखो जो अंग्रेजी कानून है वहां पे क्या है कि जो प्रॉमिसी है जो वचन ग्रहीता है वो ही प्रतिफल दे सकता है, किसी अजनबी से नहीं आ सकता। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति अनुबंध का पक्षकार नहीं है, जो पार्टी नहीं है, वो प्रतिफल दे सकता है। वो व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार है लेकिन प्रतिफल नहीं देता वो प्रतिफल से अजनबी कहलाता है। तो इसका हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस है चुनैया वर्सेस रमैया। एक वृद्ध महिला होती है, वो अपनी संपत्ति बेटी रमैया को उपहार में देती है और उसको निर्देश देती है कि वो अपने मामा चिनैया को एक निश्चित राशि का भुगतान करे। तो भांजी जो है अपने मामा चिनैया के साथ एक समझौता करती है कि वो उसको वार्षिक रूप से राशि का भुगतान करेगी, लेकिन बाद में वो देने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसके अंदर कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन अदालत कहती है कि तुम्हारा जो प्रतिफल मिला है वो अपनी मम्मी से मिला है, मदर से मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मामा है चाहे वो प्रतिफल के लिए अजनबी है लेकिन वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। अब देखो, जो अनुबंध के लिए अजनबी है, जो व्यक्ति अनुबंध का हिस्सा ही नहीं है उसे हम अनुबंध के लिए अजनबी कहते हैं। और वो क्योंकि व्यक्ति जो है अनुबंध से अजनबी है, अनुबंध की पार्टी नहीं है, तो अनुबंध के अंतर्गत उसे कोई अधिकार या दायित्व प्राप्त नहीं होते, तो वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अपवाद है। तो सबसे पहले हम अनुबंध के लिए अजनबी का ही एक केस देखते हैं, वो है डनलप न्यूमैटिक कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी। ए ने बी को एक निश्चित कीमत पर बड़ी मात्रा में टायर बेचे
उसने ए ने बी के साथ एक अनुबंध किया। ए ने कहा कि जो मूल्य सूची मैंने तुझे बताई है, इसी के ऊपर तूने टायर बेचने हैं, इससे कम राशि से नहीं बेचना। अब बी जो है सी को, जो कि एक रिटेलर होता है, उसको इसी शर्त के तहत टायर बेचे कि वो सूची मूल्य से कम टायर नहीं बेचेगा। लेकिन उसने क्या किया कि सूची मूल्य से कम पे टायर बेच दिया। ए ने जो है सी पे उल्लंघन का मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई, जो बी और सी के बीच में अनुबंध था, ए उसका पार्टी नहीं था, तो ए जो है सी पे मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी पार्टी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, जहाँ पे क्या होता है कि जो अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति है, वो भी वाद प्रस्तुत करने का अधिकार उसके पास होता है। वो भी वाद जो है प्रस्तुत कर सकता है जब अनुबंध ट्रस्ट बंदी हो। देखो, ट्रस्ट के मामले में क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी है, जिसको लाभ मिलना है, अगर उसको लाभ नहीं दिया जाता, चाहे वो उस अनुबंध का पार्टी नहीं होता, तो वो अनुबंध को लागू करवा सकता है, चाहे वो अनुबंध के लिए अजनबी होता है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक अजनबी तभी मुकदमा कर सकता है जब वो अनुबंध से बाहर ट्रस्ट के दायित्व के तहत लाभार्थी हो। जब ट्रस्ट बनाया गया था तब वो इसका हिस्सा नहीं था, पर ट्रस्ट उसके लाभ के लिए बनाया गया था, और अगर वो लाभ उसको नहीं मिलता तो वो उसके लिए मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है। इसके अंदर हम केस देखते हैं, राणा उमानाथ बख्शी सिंह वर्सेस जंग बहादुर। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक पिता जो है अपना जो लीगल उसका बच्चा होता है यू, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और उसे अपनी पूरी संपत्ति जो है उसका कब्जा दे देता है। और उसके बदले में जो यू होता है वो अपने पिता के साथ एक प्रॉमिस करता है, क्योंकि उसके पिता का एक नाजायज बेटा होता है जो कि माइनर होता है। तो वो अपने यू को कहता है कि तूने मेरे जो नाजायज बेटे जे को है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, उसको एक गांव भी देना है और राशि भी देनी है। और यहाँ पे वो मान जाता है और उसके पक्ष में वो ट्रस्ट बनाया गया है, और बाद में उसको वो देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे जे जो है यू के ऊपर मुकदमा कर सकता है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट बनाया गया था उसकी भलाई के लिए बनाया गया था। उसी तरह जहाँ विवाह समझौते में कोई प्रावधान किया गया है, देयर ए प्रोविजन इज ए मेड इन ए मैरिज सेटलमेंट। जब विवाह के संबंध में कोई करार किया जाता है और जिस व्यक्ति के लाभ के लिए कोई प्रावधान किया जाता है, तो वो उस करार का, उस ठहराव का लाभ उठा सकता है, भले ही वो उसकी पार्टी ना हो। इसके अंदर हम देखते हैं ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। डी ने पी के पिता से सहमति जताई कि अगर वो डी के बेटे से शादी करती है तो वो पी जो है उसको 500 रुपए प्रति माह खर्च जो है देगा। शादी हो जाती है, जिन शर्तों पे उसको बोला होता है उन्हीं शर्तों पे वो शादी कर लेती है। कुछ महीने उसको भत्ता दिया जाता है, बाद में जो है वो अपना भत्ता जो है नहीं, मतलब डी जो है मतलब वो अपना भत्ता जो है नहीं देता। तो उसके अंदर क्या है कि देखो, यहाँ पे क्योंकि डी ने पी के पिता से अनुबंध किया था, अब जब बेटी को वो भत्ता नहीं मिला, 1500 रुपए नहीं मिले, 3 महीने का भत्ता नहीं मिला, तो वो अपने ससुर के ऊपर जो है वाद प्रस्तुत कर सकती है। जहाँ विभाजन या पारिवारिक समझौते में प्रावधान किया गया हो, मेरे प्रोविजन इज मेड इन ए पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट। देखो, कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर पारिवारिक समझौते होते हैं, लेकिन कुछ परिवार के मेंबर जो होते हैं उसके जो है पार्टीज नहीं होते, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए होता है, तो वहां पे वो भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे सदस्य, ऐसे मेंबर हालांकि इस ठहराव के पक्षकार नहीं होते, लेकिन ये उनके लिए व्यवस्था की गई है, तो वो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे शप्पू अमल बनाम सुब्रमण्यम, बंटवारे के अंदर दो भाई जो है वो कहते हैं कि अपनी माँ को जो है वो बराबर 300-300 रुपए देने के लिए सहमत होते हैं। बाद में भाई जो होते हैं रकम देने से इनकार कर देते हैं। तो मुकदमे में ये माना गया कि माँ जो है उनके ऊपर मुकदमा कर सकती है और अनुबंध को लागू करवा सकती है। विशिष्ट अचल संपत्ति पर प्रभाव। There is a charge is created in favor of a stranger on a specific immovable property. यदि किसी व्यक्ति के लाभ के लिए जो फिक्स एसेट होते हैं, जो अचल संपत्ति होती है, वहां पे चार्ज क्रिएट किया गया है, तो लाभ लेने वाला व्यक्ति ऐसे अनुबंध को लागू करवा सकता है। वो कानून के द्वारा अनुबंध को
इन्फोर्सेबल करवा सकता है। Where the promisor has by his conduct created privity of contract with a stranger, जहां वचनदाता ने अपने आचरण के साथ अजनबी के साथ अनुबंध की निष्ठा प्राप्त कर ली हो। यदि ए सी के समक्ष ये स्वीकार करता है कि उसने सी को भुगतान देने के लिए बी से धन प्राप्त किया है, तो वो स्वयं को बी का अभिकर्ता बना लेता है, जो ए से राशि सफलतापूर्वक वसूल कर सकता है। इसी प्रकार जब एक किराएदार उसके उप किराएदार के बीच में समझौते के तहत उप किराएदार सीधे मकान मालिक को किराया दे रहा है, तो मकान मालिक जो है, अगर उप किराएदार उसको कुछ महीनों का किराया नहीं देता, तो मकान मालिक उप किराएदार से वो किराया वसूल कर सकता है। और उसी तरह ही देखो, जहाँ पे न्यायालय को लगता है कि ये जो है सही है, तो वहाँ पे जो अजनबी होता है अनुबंध के लिए, वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। उसी तरह जो एजेंसी के अनुबंध होते हैं, तो वो जो है वहाँ पे एजेंट द्वारा किया गया अनुबंध जो होता है, प्रिंसिपल द्वारा लागू किया जा सकता है। जैसे प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट कोई अनुबंध करता है, तो प्रिंसिपल के ऊपर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसी तरह भूमि के साथ चलने वाले अनुबंध, जैसे कोई अचल संपत्ति जो है वो बेची गई है, तो उसके अंदर जो भूमि का मालिक होता है, भूमि से संबंधित समझौते द्वारा बनाए गए कुछ दायित्वों से बंधा होता है। और अगर मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने कोई अचल संपत्ति बेची है, उसके साथ कुछ जो है शर्तें होती हैं, तो वो शर्तें जो होती हैं नए खरीदार को भी माननी पड़ती हैं। तो अगर वो नहीं मानी जाती, अगर वो नहीं उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया जाता, तो जो भूमि का मालिक होता है या भूमि के मालिक की जो मतलब जो भी है, चाहे वो अनुबंध का हिस्सा नहीं होते, उसकी लागू के लिए मुकदमा कर सकते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पीटर के पास एक जमीन का टुकड़ा था, जिसने उसे जॉन को शर्त पर बेचा कि जमीन का एक हिस्सा जो है सार्वजनिक पार्क के रूप में रखा जाएगा। जॉन ने इस शर्त का पालन किया। बाद में उसने ये जमीन अर्जुन को बेच दी। अर्जुन को इस अनुबंध की जानकारी थी, लेकिन उसने जो हिस्सा सार्वजनिक पार्क के लिए रखना था, वहां पे अपना घर बना लिया। और जब पीटर को ये बात पता चली, तो उसने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये तो अनुबंध की पार्टी नहीं है, तो ये वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि अर्जुन जो है, अभी जो पीटर जो है, वो वाद अर्जुन के खिलाफ प्रस्तुत कर सकता है, और अदालत ने उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार ठहराया।